गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे। आप सभी का द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिन टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है अनुसूची। जैसा कि हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो कुल मिलाकर टोटल हमारे 300 वीडियो आपके सामने आएंगे। ऐसा हम लोगों ने पहले वीडियो में चर्चा किया था। आज हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, सीधे हम टॉपिक पर चलेंगे क्योंकि टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अन्य बातों की अपेक्षा। तो आइए हम सीधे उन टॉपिक पर चर्चा करते हैं जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है और जो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। देखो दोस्तों, हमने जब संविधान जब बना था, बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय हमारे पास 395 अर्थात मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे, जो कि वर्तमान में लगभग 444 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। कुछ सब भाग भी जोड़े गए हैं जिनकी संख्या लगभग 25 हो गई है। तो हमें मूल रूप से 25, 12 और 395 अनुच्छेद को जानना है। 444 भी उसी तरीके से, जैसे कि आपने सुना होगा 51A हो गया, 21A हो गया, कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, 300A हो गया। तो इस तरीके से हमको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से 444 वर्तमान में देखा जाता है, और भी हो सकता है 1-2 बढ़े हों। लेकिन जिन टॉपिक आज हम चर्चा करेंगे वो है अनुसूचियाँ। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि अनुसूची होता क्या है? क्या है अनुसूची? अनुसूची को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे दोस्तों? तो देखिए, अनुसूचित में एक छोटा सा टॉपिक होता है, आपको बता दें, विशेष लिस्ट से है जो संविधान में प्रयुक्त की गई है। यहाँ एक प्रकार का विशेष लिस्ट होता है। विशेष लिस्ट में समझते हैं दोस्तों, जिसको एक जगह सही तरीके से प्रयोग किया जाए, अर्थात एक जगह उसका संकलन हो, एक ही लिस्ट में, अर्थात स्पेशल स्प्लाइस तरीके से रखा जाए उसको। तो दोस्तों यहाँ कहा गया विशेष लिस्ट से है। किसका मतलब? अनुसूची का मतलब। अनुसूची का मतलब विशेष लिस्ट से है जो संविधान में प्रयुक्त की गई है, अर्थात संविधान में जो प्रयुक्त किया गया है अनुसूची, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अनुसूची क्या है, तो आप कह सकते हैं कि संविधान में प्रयुक्त वह विशेष लिस्ट से है जो संविधान में प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो देखो, अनुसूचियाँ दोस्तों हमने आपसे कहा जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 8 थी, जो कि वर्तमान में कितनी है? 12 है। आज हम उन्हीं 12 अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए हम बात करते हैं पहली अनुसूची की, कि पहली अनुसूची हमें किस प्रकार की जानकारी देता है, या कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान से संबंधित जो पहली अनुसूची में रखे गए हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पहली अनुसूची है वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के, राज्य हो गया एवं संघ राज्य क्षेत्र, जिसको आप बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पहली अनुसूची की। आपको याद कैसे करना है? जो पहली अनुसूची है वह राज्य एवं केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। उसमें क्या, जैसे उनका नाम परिवर्तन हो गया, उनकी सीमाएं हो गई एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। किसकी बात करता है दोस्तों? किसी भी राज्य के नाम बदलने की बात हो, या किसी नए राज्य का निर्माण करने की बात हो, या फिर उनके न्यायिक क्षेत्र संबंधित कोई बात हो, या फिर उनकी सीमाएं, मतलब किस राज्य की सीमा किस राज्य से लगी हुई है, इन सीमा से संबंधित राज्य की सीमा को निर्धारित करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पहली अनुसूची है वह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम, न्यायिक क्षेत्र एवं सीमा से संबंधित प्रावधान या सीमा से संबंधित जानकारी हमको देता है। पहली अनुसूची, आपको पता होगा दोस्तों कि 69 में 69वें संवैधानिक संशोधन, सीए मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 69वें संवैधानिक संशोधन 1992 में आपको पता होगा, जिसे हम बोलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली, उसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि पहली अनुसूची के अंतर्गत 69वें संवैधानिक संशोधन 1992 में दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हमने राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया, जो कि वर्तमान में भारत की राजधानी भी है, पहले भी थी। और दोस्तों हम बात करते हैं, और एक और एग्जांपल दोस्तों आपके सामने रखना चाहेंगे हम। 2 जून 2014 को आपको पता होगा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। जो तेलंगाना राज्य आपका बना है वो आंध्र प्रदेश का ही क्या है? हिस्सा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नए राज्य का गठन, किसी राज्य का नाम, या किसी राज्य के न्यायिक क्षेत्र की बात हो, चाहे किसी राज्य का या किसी भी राज्य की सीमाओं की बात हो, ये केवल और केवल पहली अनुसूची के अंतर्गत आएगा। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछता है कि पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि पहली अनुसूची में दोस्तों राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र के न्यायिक क्षेत्र की बात करता है, उनके नाम परिवर्तन की बात करता है, नए राज्य बनने की बात करता है, और सीमाओं से बात करता है। दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा 2019 में आपका
एक जम्मू कश्मीर है जो पहले एक राज्य हुआ करता था और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अर्थात उसको राज्य से उसका राज्य का दर्जा क्या हुआ दोस्तों, हटा दिया गया। तो कुछ चीज़ें अगर इस प्रकार की अगर कहीं भी आपको चर्चा में देखने को मिलता है तो आप कह सकते हैं यहाँ पहली अनुसूची की बात है, पहले भाग की बात है, पहली अनुसूची पहला भाग। अब चूंकि पहली अनुसूची है, पहला भाग है दोस्तों, तो अनुच्छेद भी कौन सा होगा, पहला होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पहली अनुसूची, पहला भाग और पहला अनुच्छेद केवल और केवल संघ राज्य क्षेत्र के न्यायिक नाम और सीमाओं की बात करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पहली अनुसूची समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों, दूसरी अनुसूची बात करती, अब ये बताइए आप, जब हम किसी भी संघ में या राज्य क्षेत्र में अपने किसी पदभार को संभालेंगे तो हमें वेतन और भत्ते की जरूरत पड़ेगी। सामान्य सी बात है, हमें वेतन चाहिए, हमें भत्ता चाहिए। तो जितने भी सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, मतलब जो भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो राज्यपाल हो, वे सारे पद, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सीजेआई हो, उन सभी के वेतन और भत्ते की बात करता है कौन, दूसरा। दोस्तों इस प्रकार से याद कर सकते हैं, अगर हम किसी राज्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ कोई ना कोई कार्य करेंगे और कार्य करने के बदले हमें कुछ न कुछ पैसा मिलना चाहिए। वो पैसा किस रूप में मिलेगा बेटा, वेतन या भत्ते रूप में मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी अनुसूची है वह वेतन और भत्ते की बात करता है, खासकर वो सर्वोच्च पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति या उपाध्यक्ष हो गए, या फिर अन्य मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, यूपीएससी के कैंडिडेट हो गए, या फिर हम ये कह सकते हैं वो सारे कैंडिडेट जो पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, तो उनके वेतन और भत्ते संबंधी चर्चा करते हैं किसमें दोस्तों, अनुसूची नंबर 2 में। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची क्या है। अभी आपको पता होना चाहिए, जब हम किसी भी राष्ट्र के लिए या किसी भी राज्य के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले हमको पैसा मिलता है। अब दोस्तों जब उसके बदले हमको पैसा या तनख्वाह मिल रहा है तो हमसे शपथ दिलवाया जाता है, हमसे प्रतिज्ञान दिलवाया जाता है कि आप शपथ ग्रहण करिए कि आप अपने राष्ट्र के प्रति क्या करेंगे, समर्पित रहेंगे। ठीक है, तो राष्ट्र के हित में हम कार्य करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुसूची नंबर तीसरी है वो बात करती है शपथ और प्रतिज्ञान की। हमें शपथ दिलाया जाता है कि हम शपथ ग्रहण करते हैं कि हम कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, हम संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम संविधान के दायरे में रह क्या करेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो अनुसूची नंबर तीसरी है वह शपथ और प्रतिज्ञान की बात करते हैं। चौथी जो अनुसूची है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो चौथी अनुसूची है वह कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र की बात करता है। अब केंद्र राज्य में किस आधार पर बात करता है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। जो चौथी अनुसूची है दोस्तों, वह राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अर्थात एक हमारे यहाँ क्या है बेटा, 2 है, एक है राज्य, एक है केंद्र शासित प्रदेश। अब मान लीजिए राज्यसभा कैसा सदन है, आगे हम चर्चा करें इस टॉपिक पर, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहते हैं कि जो राज्यसभा है वह हमारा कैसा सदन है, स्थायी सदन है, उच्च सदन भी इसको हम कहते हैं। अब चूंकि स्थायी सदन है तो स्थायी सदन होने के नाते इसमें हम क्या करते हैं, हम सीटों का आवंटन करते हैं, अर्थात सीटों का बंटवारा करते हैं। वह कैसा सीट कि राज्य से कितने सीट होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट होंगे, इस राज्यसभा में हम उसकी चर्चा करते हैं चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची जो है बेटा वो सीटों के आवंटन संबंधित है या सीटों के बंटवारा, किसमें, राज्यसभा में, कि हम राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे। बंटवारा मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, बंटवारा शब्द की, अर्थात राज्य से कितने मेंबर होंगे राज्यसभा में और केंद्र शासित प्रदेश से कितने मेंबर होंगे राज्यसभा में, आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। उसकी चर्चा किसमें की गई दोस्तों, जो चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची दोस्तों बताता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन या मतलब सीटों का आवंटन किस तरीके से किया गया है। तो हम कह सकते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे, उनकी चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 4 में। आइए दोस्तों रिकॉल करते हैं, कैसे 4 हमने पढ़ लिया, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। दोस्तों इसको हम क्रम से याद करेंगे, इकट्ठा नहीं याद करने का प्रयास, इकट्ठा याद करेंगे तो हम भूल सकते हैं। हमको याद कैसे रखना है बहुत देर तक चीजों को, तो याद हम कैसे रखेंगे दोस्तों। पहली अनुसूची किसकी बात करता है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, उनके नाम परिवर्तन या नाम बदलने की बात करता है, नए राज्य के निर्माण की बात करता है, उनके न्यायिक क्षेत्र की बात करता है और उनके सीमाओं की बात करता है। दूसरा दोस्तों बात करता है उनके वेतन और भत्ते की बात करता है। तीसरा दोस्तों बात करता है शपथ और प्रतिज्ञान की, और जो चौथी अनुसूची है वो बात करता है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चारों अनुसूची समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 2 मुख्य अनुसूची की, 5 और 6। बहुत क्वेश्चन बनता है दोस्तों इससे, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो 5वीं अनुसूची है दोस्तों वो बात करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासनिक एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है। हम कह सकते हैं जो 5वीं अनुसूची है आपके यहाँ क्या है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए प्रशासनिक और नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है।
अर्थात उन पर किस प्रकार से उनका प्रशासनिक नियंत्रण उन पर किस तरीके से अपनाया जाए, उनकी व्यवस्थाएं किस तरीके से किया जाए, इस तरीके से कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। किसमें दोस्तों बनाया गया है? तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रशासनिक एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो आप बता सकते हैं कि अनुसूची नंबर 5 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासनिक एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप। अब दोस्तों एक चीज इसमें से निकाल दीजिए, जो अनुसूचित जाति है, अगर हमको अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? छठवीं अनुसूची की। अगर हम छठवीं अनुसूची की चर्चा करते हैं तो हमने पांचवीं अनुसूची में क्या पढ़ा दोस्तों? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अगर हम अनुसूचित जाति को उसमें से निकाल दें, हम उसको बाहर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है दोस्तों? जनजाति बचता है। तो अगर हम बात करें छठवीं अनुसूची की, तो जनजातीय क्षेत्र के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जनजाति विशेष के लोग रहते हैं, तो जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन विशेष प्रावधान अर्थात 4 राज्य, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो छठवीं अनुसूची है, अभी हमने पांचवीं क्या देखा दोस्तों? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासनिक एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि छठवीं अनुसूची में दोस्तों क्या किया गया है? जनजातीय क्षेत्र के लिए उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनके लिए विशेष प्रावधान क्या किया गया है। खासकर दोस्तों हम 4 राज्यों की बात कर रहे हैं, जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए विशेष जो प्रावधान किया गया है प्रशासनिक स्तर पे, वो स्पेशली 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन दोस्तों? मम्मट, एक याद सब रखना, यम एटी। ये मम्मट क्या हो सकता है आपके दिमाग में? कोई एक कवि नहीं है आगे बना के, कहीं कोई कवि तो नहीं आगे इसमें, तो कवि की बात नहीं किया जा रहा है। ये मम्मट एक हमारा ट्रिक है जिसको हम याद करने का तरीका अपनाए हैं। वो मम्मट शब्द क्या है? यह मतलब होता है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम वह राज्य है जहां पे जनजातीय क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा शब्द दोस्तों है यम, हम कह सकते हैं मेघालय। तो मिजोरम और मेघालय, और एक शब्द आपका है ए है असम, चौथा शब्द क्या है दोस्तों? त्रिपुरा। तो मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, यह वो 4 राज्य हैं जहां पर जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, स्पेशली 4 राज्य। क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पीसीएस में पूछा है, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि बताइए निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा राज्य है जो जनजातीय क्षेत्र में नहीं आता? तो मणिपुर आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन दे देगा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो दोस्तों कौन सा नहीं इसमें? मणिपुर नहीं होगा ऑप्शन। आप ऐसे कई प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 2 याद कर सकते हैं, 5वीं और 6वीं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हम विशेष प्रावधान व्यवस्था करते हैं, जैसे प्रशासनिक हो गया और उनका नियंत्रण संबंधी। फिर 6वीं में क्या बात करते हैं दोस्तों? जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन विशेष प्रावधान अर्थात 4 राज्य की हम बात करते हैं, यम एटी। यम मतलब दोस्तों क्या होता है? मिजोरम। यम मतलब क्या होता है? मेघालय। ए मीन्स क्या होता है दोस्तों? असम। टी मीन्स क्या होता है? त्रिपुरा। तो मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं मम्मट वो 4 राज्य हैं जिनके लिए छठी अनुसूची में विशेष प्रावधान किया गया है जनजातीय क्षेत्र के लिए। तो इस तरीके दोस्तों हम 5 और 6 याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 की और अनुसूची नंबर 8 की। दोस्तों अभी हम कुल संविधान में जो मूल अनुसूचियां थी वो केवल 8 थी, हम केवल 8 अनुसूची की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम दोस्तों भी आप चार्ट देख रहे होंगे, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी हम केवल उन 8 अनुसूची की बात कर रहे हैं जो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, हम उस समय की बात कर रहे हैं। वर्तमान में वो चीज बदल चुका है, वो कितना हो गया? 12। तभी हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अभी हम बात कर रहे हैं मूल संविधान की। जब हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, उस कंडीशन में हमारे पास कितने शेड्यूल थे, कितनी अनुसूचियां थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। बेटा 7वीं जो अनुसूची है, 7 से आपको याद रहना चाहिए 7वीं और 7 से सूची। तो 7वीं अनुसूची दोस्तों बात करता है किसकी? सूची की। तो 7वीं सूची चूंकि सूची की बात करता है, तो वह सूची लिस्ट की बात, हमने क्या शुरू में क्या कहा? जो विशेष लिस्ट हो, अर्थात क्या विशेष लिस्ट से जो संबंध रखे उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। लेकिन अनुसूची में भी 7वीं अनुसूची में सूची शब्द का प्रयोग किया गया है। अब सूची क्या है दोस्तों? देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची का प्रयोग किया गया है। पहला होता है दोस्तों केंद्र सूची, दूसरा होता है दोस्तों राज्य सूची और तीसरा होता है दोस्तों समवर्ती सूची। अर्थात केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे कहां से कैसे लिया गया है। अभी हमको ये जानना है कि सूची कितने प्रकार का होता है। तो 7वीं अनुसूची बात करता है किसकी? सूची की। तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस सूची में इनको बांटने का पीछे कारण क्या है? तो पीछे कारण ये दोस्तों कि केंद्र को जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय केंद्र को 97 विषय में काम करने का अधिकार दिया गया था, जो कि वर्तमान में कितना है दोस्तों? 100 है।
97 विषय पे काम करने को दिया गया था, वर्तमान कितना है दोस्तों 100 है, इसे याद रख लीजिएगा। दूसरा है राज्य। राज्य को उस प्रारंभ में जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 66 विषय दिए गए थे कि आप 66 विषय पे कानून बना सकते हैं, जो कि वर्तमान में कितना है 61। और तीसरा है समवर्ती सूची दोस्तों, 47 विषय पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान कितना है दोस्तों 52। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बना सकते हैं, तो देखो जो संसद हमारे यहाँ होते हैं, संसद को कानून बनाने का अधिकार है 97 विषय से 100 विषय पर, अर्थात जो हमारे भारत का संसद है वह केवल 100 विषय पर कानून बना सकता है। राज्य में जो विधानमंडल है वह 66 विषय से 61 विषय कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने कोई ऐसा कानून बनाया है जिसको राज्य को अनुपालन करना चाहिए तो राज्य बाध्य होता है केंद्र के बात को मानने के लिए, केंद्र के कानून और नियम को या योजनाओं को मानने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं समवर्ती सूची में केंद्र क्या है, सर्वोपरि है। संप्रभुता राज्यों में निहित है, फिर भी सर्वोपरि कौन है, केंद्र है, क्योंकि केंद्र क्या है, एक बिंदु है जहां पे समस्त राज्यों का क्या होता है, राज्यों पर नियंत्रण होता है। तो हमने क्या देखा, 7वीं अनुसूची। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची राजभाषा संबंधित है। अभी तक भारत में अभी तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा सिद्ध नहीं हुआ है, किसी भी राष्ट्रीय भाषा को मान्यता नहीं दिया गया है, केवल हम हिंदी को ही अपना राजकीय भाषा मान के चलते हैं, क्योंकि बहुभाषी है, बहुत जगहों पे भाषा बोला जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हिंदी है अभी तक मैक्सिमम के द्वारा बोला जाता है, इसलिए अभी तक हम हिंदी को राजभाषा मानकर चलते हैं। अभी तक कोई स्थायी भाषा हमारे पास नहीं है दोस्तों। और अंग्रेजी को, ये भी जान लीजिए, इंग्लिश जो हमारा है, इंग्लिश को भी संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है। जिस 22 भाषा की हम बात करते हैं दोस्तों, उस 22 भाषा में हिंदी का कहीं भी और इंग्लिश का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, उसके पीछे बहुत सी लॉजिक है जो हम स्पेशली पढ़ेंगे भाग 17 को, तो हम उस पर चर्चा करेंगे क्यों हिंदी को, अंग्रेजी को भाषा में जगह नहीं दिया गया। कुछ ऐसा नियम रहा होगा, हम चर्चा करेंगे आपसे। अभी हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची दोस्तों राजभाषा की बात करता है। जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार, बार बार मैं कह रहा हूं मूल संविधान मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन ना किया गया हो, कोई भी परिवर्तन ना किया गया हो, केवल और केवल हूबहू जैसे संविधान बनकर तैयार हो वैसे ही हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल। लेकिन जैसे ही उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं परिवर्तनशील या संशोधित होकर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, हम कहते हैं संशोधन वाला है, अर्थात परिवर्तनशील है। तो जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों वह राजभाषा की बात करता है। मूलतः 14 भाषा थे उस समय, वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, वर्तमान में हमारे पास 22 भाषा है दोस्तों। कितने भाषा हैं, 22। अब आपके मन में आएगा कि 8 भाषा कौन कौन से जो जोड़े गए, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। 21 सबसे पहली बार भाषा में संशोधन होता है 1967 में। 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन में 1967, याद रखिए दोस्तों 21वां संवैधानिक संशोधन, वहां कौन सा संशोधन था, 21वां संशोधन थी, जिसमें 1967 में एक भाषा है जिसका नाम है सिंधी। अर्थात हम कह सकते हैं सिंधी वह भाषा है जिसे 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 में जोड़ा गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारी भाषा संख्या कितनी होगी दोस्तों, 15। अब बात करते हैं किसकी, 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 में 3 भाषा दोस्तों जोड़ा जाता है, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। अर्थात 1992 वह तारीख है जिस दिन मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। कौन से संवैधानिक संशोधन दोस्तों, 71वें। फिर हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, 1992 मतलब 92वें संवैधानिक संशोधन 2003। दोस्तों कहीं कहीं 2004 भी देता है, कहीं कहीं 2003 देता है, तो ये जान लीजिए कहीं भी अगर ऑप्शन देगा 2003 से दूर का ऑप्शन देगा, 2007-8 दे सकता है, 4 भी देगा तो 2007-8 देगा, ऐसा नहीं कि 2003 और 4 के पास देगा। अगर 3-4 देता है दोस्तों तो आप 3 को ही मारिएगा, अगर 4 देता तो 4 को मारिएगा। तो 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ा जाता है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 92वां संवैधानिक संशोधन है उसमें कौन सी भाषा जोड़ा गया दोस्तों, 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार से 4 भाषा जोड़ा गया। अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ है, उसमें 4 के चारों ऑप्शन थे, उसमें क्वेश्चन था बताइए 1992 में कौन कौन सी भाषा नहीं थी इसमें से। तो दोस्तों चारों का चारों ऑप्शन क्या था दोस्तों, गलत था। उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली चारों का चारों ऑप्शन सेम दिया था, उसमें से कोई भी ऐसी भाषा नहीं थी जो 1992 में जोड़ी गई हो। आज हम चर्चा करते हैं इस टॉपिक की। तो 92वें संवैधानिक संशोधन 2003-4 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 वो भाषा थे जो हमारे संविधान के भागों में भाषा में जोड़ा गया। तो हम कह सकते हैं टोटल कितनी भाषा दोस्तों, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 14, 8, 22। आज हमारे पास वर्तमान दोस्तों 22 भाषा है और 22 भाषा है जो हमारे पास उपलब्ध है।
अब बात करते हैं दोस्तों 1996 एक और संशोधन होता है दोस्तों, 96वें संशोधन 2011 में एक शब्द है उड़िया। उड़िया शब्द को बदल के ओडिया कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए उड़िया शब्द को ओडिया में कब बदला गया? तो आप कह सकते हैं 2011 में उड़िया शब्द को ओडिया किया गया। तो हम कह सकते हैं 96वें संशोधन 2011 में उड़िया शब्द को ओडिया कर दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में अभी तक भाषा में केवल 4 बार ही संशोधन देखने को मिला है। और भी अगर आने वाले कल में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, बहुत भोजपुरी वाले भी हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं कि हमारा भोजपुरी लैंग्वेज होना चाहिए। बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसे प्रांत हैं जो अपने भाषा को लेकर आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जो अपनी भाषा को, व्यक्तिगत भाषा को चाहते हैं हमारा ये भाषा हमारा भी बने। तो राज्य स्तर पर आप अपनी भाषा कुछ भी रख सकते हैं, व्यवहारिक स्तर पर ऑफिशियल रख सकते हैं, लेकिन केंद्र का अभी तक कोई, मतलब राष्ट्र का हमारे कोई भी भाषा भी निश्चित नहीं किया गया है कि जिसे हम राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जिनका हमने चर्चा किया दोस्तों। आइए एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम चलते हैं संशोधन वाले पर। रिकॉल करते हैं। पहली अनुसूची दोस्तों राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है, उनके क्षेत्र, उनके न्याय और निगमन की। दूसरी बात दोस्तों करती है उनके वेतन और भत्ते की। तीसरा शपथ और प्रतिज्ञान की। चौथा राज्यसभा में सीटों के आवंटन की। जो पांचवा बात करता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था नियंत्रण संबंधी प्रावधान की बात करता है। छठवीं जो बात करता है जनजातीय क्षेत्र के लिए हम कह सकते हैं खासकर 4 राज्य, मम्मट, यमयामेटी, मिजोरम, मेघालय, असम एवं त्रिपुरा। सातवीं अनुसूची की बात करें वो सूची की बात करता है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची बेटा कितना 97 से 100, राज्य सूची 66 से 61 और समवर्ती सूची 47 से 52 विषयों पे कानून बना सकते हैं। जो 8वीं अनुसूची दोस्तों बात करती है राजभाषा की। मूल संविधान में 14 भाषा थी जो कि वर्तमान में कितना हो गया दोस्तों 22 भाषा है। कौन कौन सी भाषा जोड़े गया वर्तमान में? सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और 2011 में एक और संशोधन होता है, उड़िया नाम को बदल के क्या गया था दोस्तों ओडिया। इस हमने देखा दोस्तों कि कुल 8 अनुसूची है जो हमारे पास क्या है उपस्थित है अनुसूचियां। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 से कितनी होगी दोस्तों 12। अब जो संशोधित हुए, जिनका संशोधन हुआ दोस्तों, हम उनकी चर्चा करते हैं। संशोधन हुआ क्या? ये देखिए हमने लिखा है वर्तमान, अर्थात वर्तमान में कुछ संशोधन करके लाए गए हैं। वो कौन कौन से दोस्तों, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों वो कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें संशोधन हुआ? दोस्तों एक बात याद रख ली, यहां से प्रश्न देखिए प्रश्न बनता कहां से है? 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, उसके बाद पहली अनुसूची से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है दोस्तों, और 5वीं 6वीं तो आपकी जुबान पर होना चाहिए। जब हम सूची की बात करें दोस्तों तो हमको बताएंगे कि केंद्र और राज्य समवर्ती में कौन कौन से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सूचियां हैं जिन पर आपसे क्वेश्चन बहुत से, अभी एसआई के मैंने देखा मेरे दोस्त एग्जाम देकर आया तो उसमें पूछ लिया था कि बताइए किस सूची का विषय है, ये जो विषय दिया गया है या जनगणना किस विषय का सूची है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टैक्स संबंधित कौन किससे संबंधित है, ये सारे टॉपिक आपसे पूछ जाते हैं। लेकिन अभी हमको फिलहाल एक कंसेप्ट क्लियर करना है। अपने मस्तिष्क में 8 अनुसूचियां 12 अनुसूचियों का पार्ट बताना चाहिए कि हमारे पास है क्या, किस अनुसूची में क्या है। बाकी पढ़ना तो बहुत सारी चीज विस्तार से है, लेकिन क्रमशः हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे 8वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं में क्या है, 6वीं में क्या है, 5वीं में क्या है, एक बेसिक हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हम जिससे कह सके कि हाँ भैया अनुसूची में ये है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अब वर्तमान में जो 4 संविधान जो 4 बार अनुसूची जोड़ी गई, 4 बार जोड़ी गई है। कितनी बार जोड़ी गई दोस्तों? 4 बार। 4 बार में कितनी अनुसूची? 4 अनुसूची। तो हम चर्चा कर सकते हैं। पहली अनुसूची क्या है दोस्तों? पहली अनुसूची आपका है जो 9वीं अनुसूची है। पहली अनुसूची इसको इसलिए कह रहे दोस्तों क्योंकि पहली बार इसमें संशोधन हुआ है, वर्तमान में पहली अनुसूची। तो वर्तमान में जब इसमें संशोधन किया गया दोस्तों, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब पहले संवैधानिक संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ाता है। सबसे पहला होता है संविधान संशोधन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1951 अर्थात 1951 वह तारीख है जिस दिन पहला संवैधानिक संशोधन होता है, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। अर्थात 9वीं अनुसूची को पहले संवैधानिक संशोधन 1951 में जोड़ा गया। यह किसकी बात करता है दोस्तों? भूमि सुधार। यह भूमि सुधार की बात करता है, अर्थात लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है कि हम भूमि सुधार संबंधी कौन कौन से ऐसे कानून हैं, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, उसकी बात करता है। मूलतः जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय केवल 13 विषयों पर चर्चा हुई थी, जो कि बाद में 282 इसमें दोस्तों 284 अधिनियम को जगह दिया गया है। अब इसमें क्या है, अभी दोस्तों एक बात और बता दें कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। मतलब जो 9वीं अनुसूची है उसको अगर लेकर हम चर्चा करें तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अर्थात 9वीं अनुसूची 1951 को
जो कि पहले संविधान संशोधन में इसको संशोधित किया गया, वो किससे संशोधित दोस्तों? भूमि। अगर आपसे पूछे नवी अनुसूची भूमि सुधार, इसमें क्या प्रावधान है? तो हम कह सकते हैं इसमें प्रावधान यह है कि भूमि सुधार संबंधी चर्चा करती है। इसको न्यायालय में चुनो, मतलब ये न्यायालय में क्या है, चैलेंजेबल नहीं है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं न्यायालय में। अगर भूमि सुधार संबंधी कोई मामला है तो हम कह सकते हैं कि मूलतः इसमें क्या 13 विषय थे, जो कि बाद में कितने 282 विषय कर दिए गए वर्तमान में, और इसमें अधिनियम कितने दोस्तों? 284 मूलतः। तो हम कह सकते हैं इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, हम 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची दोस्तों बात करता है 1985 में। 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है भारत के संविधान में। जब भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा जाता है 1985 में, तो उस समय तक 51 संविधान संशोधन हो चुका था। 52वें संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान जोड़ा जाता है। किस लिए, किस पर्पज से? दल बदल कानून। दल बदल कानून संबंधी एक प्रावधान लाया जाता है, जिसको 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा जाता है। ये बात किसी करता है दोस्तों, आज जान लेते हैं। संसद विधानसभा में सदस्यों की निर्भरता पर बंद, अर्थात क्या है ये समझते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा बीजेपी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, बहुत सी पार्टी हमारे पास उपलब्ध है। राष्ट्रीय के रूप में 6 हैं, 7 हैं, और ऐसे तो राज्य स्तर बहुत सी पार्टी हैं। आपने सुना होगा कि एक मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य होता है, चाहे वो संसद हो चाहे वो एमएलए हो, अर्थात विधायक हो। ये क्या करते हैं, इनको मान लीजिए कभी इनकी इच्छा हो गई तो क्या करते हैं, बीजेपी छोड़ के क्या करते हैं दोस्तों, चले गए सपा में, चले गए बसपा में। आप किसी भी पार्टी में जाइए, अगर आप दल बदल कानून का मतलब ये होता है कि आप एक दल से अगर दूसरे दल में जाते हैं तो आपका जो पद है, जो आप संसद और विधायक का पद लेकर बैठे हैं, वह पद आपसे छीन लिया जाएगा, अर्थात वह पद आपका समाप्त हो जाएगा। अर्थात जो पद और प्रतिष्ठा की आप बात करते हैं, वो पद और प्रतिष्ठा एक सांसद या एक विधायक के रूप में आपके पास नहीं रहेगा। एक सदस्य के रूप में आप किसी भी पार्टी में जाएंगे, या किसी भी पार्टी में आप किसी भी पार्टी से दूसरी पार्टी में आप आएंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पद और प्रतिष्ठा है वह समाप्त हो जाएगा। अर्थात यही बात होता है इसमें कि दल बदल कानून लाया गया। उसमें कहा गया कि संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनका जो उनकी जो निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, वो रद्द कर दी जाएगी, मतलब वो अर्ह नहीं रहेंगे, मतलब वो स्वीकार योग्य नहीं रहेंगे, उनकी पद प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी दोस्तों, समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दल बदल संबंधी कानून किस अनुच्छेद में और किस अनुसूची में लाया गया था दोस्तों, 10वीं अनुसूची है। कब लाया गया था, 1985 में। और वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें दल बदल कानून की बात करता है, वो है 52वें संविधान संशोधन 1985। दोस्तों अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी चर्चाएं हमारे स्पेशल तरीके से किया जाता है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, वो है दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची दोस्तों यहाँ जोड़ा जाता है 1992 देखो दोस्तों क्या बात करेगा, कभी कभी 1992 देगा, कभी कभी 1993 देगा। अगर आपको 1993 देता है तो भी सही है, 1992, इसलिए मैंने 1992 और 93 दोनों का जिक्र कर दिया है। तो 11वीं अनुसूची दोस्तों 1992 और 93 के दौर में जोड़ा जाता है। किसकी बात करता है, पंचायती राज व्यवस्था की, अर्थात पंचायत की बात करता है। ग्राम स्तर पर लोगों का कहना था कि ग्राम स्तर पर एक पंचायत राज व्यवस्था होना चाहिए, एक पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी तुलना बात किसमें की गई दोस्तों, 73वें संवैधानिक संशोधन में किया गया है। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992-93 के दौर में 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा जाता है। यहाँ पंचायती राज की बात करता है। अब पंचायत में किसकी बात करता है, तो पंचायत की शक्ति क्या होगी, पंचायत के प्राधिकार क्या है, और पंचायत की जिम्मेदारी क्या है, अर्थात उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी शक्ति क्या है, और उनके प्राधिकार क्या है, अर्थात उनके अधिकार क्षेत्र क्या है, उनकी बात करता है। तो हम कह सकते हैं जो 11वीं अनुसूची है वह 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ा जाता है, जिसमें पंचायत की शक्ति, पंचायत के प्राधिकार एवं जिम्मेदारी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसमें दोस्तों अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत को 29 विषय कार्य क्षेत्र पर, अर्थात 29 कार्य क्षेत्र पर कार्य करने का अधिकार रहेगा। अर्थात उनको 29 विषय सौंपे गए हैं जिन पर पंचायती राज पंचायत की व्यवस्था है, अर्थात वो केवल 29 विषयों पर क्या कर सकते हैं, अपना कार्य क्षेत्र मतलब अपना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, अब 12वीं की। सेम डेट दोस्तों 12वीं अनुसूची भी 1992 और 93 में ही जोड़ा जाता है, अर्थात उसी समय दोनों को जोड़ा जाता है, लेकिन संवैधानिक संशोधन दूसरा होता है। यह 73वां होता है दोस्तों, यह 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74वें संवैधानिक संशोधन 1992-1993 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जिसमें नगर प्रशासन के संबंधी बात की जाती है।
अर्थात नगर प्रशासन। नगर प्रशासन मतलब उनके शक्ति हो गए, उनके प्राधिकार हो गए, उनकी जिम्मेदारी। एज एबो की बात करें मतलब जैसे ऊपर है, अर्थात जो व्यवस्था पंचायत के लिए है, ग्राम सभा के लिए है, वही व्यवस्था शहरों के लिए है। नगर प्रशासन होता है शहर, अर्थात जो गांव के लिए व्यवस्था की गई है वही व्यवस्था शहर में की गई है। बस ये फर्क यह है कि इनको जो पंचायत है, जो ग्राम की बात करता है, ग्राम विकास की बात करता है, उनको 29 विषय में काम करना है। और जो अब 29 दोस्तों आपको याद कैसे करना, अगर हम 29 में बीच में अगर गुणा का साइन कर दें, 2 गुणते 9 कर दें, तो हमको शायद 74वें विषय का मिल जाएगा। 9 दूनी 18 और 18 विषय किसको दें दोस्तों? नगर प्रशासन को। हम कह सकते हैं कि जो नगर पालिका है उसको 18 विषय पर कार्य करना है और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 29 विषय पर काम करना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1992-1993 में जोड़ा गया, जिसमें नगर प्रशासन को स्थान दिया। इसको 18 विषय में काम करने का मौका मिला है। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। आइए दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं। 9वीं अनुसूची दोस्तों, पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार संबंधित है। मूलतः 13 थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो कि वर्तमान में 282 विषय हैं। यह न्यायालय में चुनौती नहीं, इसको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 से जुड़ा हुआ है। दल बदल कानून, संसद में विधानसभा सदस्यों के निर्वहन पर उपबंध। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वां संशोधन 1990-1993 है दोस्तों। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, अर्थात पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारी की बात करता है। इसको 29 विषय पे कार्य करना है दोस्तों। और 12वीं सूची जो है वह 74वें संशोधन 1992-1993 में जोड़ा गया, जो कि नगर प्रशासन के शक्ति, प्राधिकरण और जिम्मेदारी की बात करता है। इनको 18 विषय पे कार्य क्षेत्र को सौंपा गया है। इस प्रकार हम दोस्तों देखते हैं कि ये पूरी अनुसूची है जो हमारे भारत में क्या है, विशेष तरीके से विशेष लिस्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुसूची है वह भारतीय संविधान का अहम अंग है, अर्थात जिसको अनुसूची पता हो गया है वह मुख्य रूप से कई विषयों का मतलब संविधान के 395 अनुच्छेद, संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियों के माध्यम से पूरी संविधान की जानकारी अपने पास रख सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, हाँ बड़े एग्जामों में थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा बनाता है टफ, लेकिन जो अगर बेसिक एग्जाम बात से वनडे में एसएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, आपका बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एसआई हो गया, पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, आरओआर हो गया, इन सब परीक्षाओं में गारंटी के साथ कह सकता हूं जिसकी 12 अनुसूची तैयार हो जाएगी उसका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछ सकता। अभी एसआई का एग्जाम हुआ है, आरओआर का एग्जाम हुआ है, सिंपल पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, पीसीएस तक मैं बात कर रहा हूँ, पीटी की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम टेस्ट की बात कर रहा हूं, पीटी में भी एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बताइए दल बदल कानून किस अनुसूची में है, पूछ लेगा। नगर पंचायत किस अनुसूची में है, नगर पालिका किस अनुसूची में है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जानकारी किस अनुसूची में दी गई है, भाषा किस अनुसूची में दिया गया है, संघ राज्य के नाम परिवर्तन से मान पूछ लेगा आपसे, बताइए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, यहाँ किस अनुसूची की बात करता है दोस्तों, अनुसूची नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 और भाग नंबर 1। तो हम दोस्तों ये कह सकते हैं इस प्रकार से हमने देखा क्या कि कुल मिलाकर 8 + 4 12 अनुसूचियों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग की चर्चा करेंगे। भाग के बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, फिर स्रोत, फिर संविधान सभा का गठन कैसे होता है, फिर हम दोस्तों प्रस्तावना, ये 5 मुख्य टॉपिक है। उसके बाद मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, डीपीएसपी हो गया, राष्ट्रपति हो गया और फिर बात करेंगे राज्य स्तर पे तो आपका राज्यपाल हो गया। इस प्रकार से हम हर प्रकार की व्यवस्था करेंगे, हर प्रकार के प्रावधान देखेंगे, क्या क्या संविधान में प्रावधान दिए गए हैं राजनीति विज्ञान में या फिर हमारे संविधान में। तो ठीक है दोस्तों, आज से उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आज की मुलाकात इतनी, सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और अच्छे ऊर्जा के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।